हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम आज करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, राष्ट्रीय वन अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। ये पूछा गया फ्रेंड्स, कब से कब तक मनाया जा रहा है, किस बारे में? जो बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने आपको फ्रेंड्स, है बाल श्रम उन्मूलन दिवस। बाल श्रम दिवस पढ़ाया था। वो कब मनाया जाता है? बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो 12 जून से लेकर कब से कब तक ये सप्ताह मनाया गया है? ये सप्ताह मनाया गया है 12 से 20 जून तक। कब तक मनाया गया है? 12 से 20 जून तक ये मनाया गया है। और ये सप्ताह का आयोजन क्यों किया गया है फ्रेंड्स? आजादी का जो अमृत महोत्सव हुआ था, आजादी का अमृत जो महोत्सव हुआ था, और कौन सा अमृत महोत्सव था? 75वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और ये 75 स्थानों पर मनाया गया। कितने? 75 स्थानों पर मनाया गया। किसके द्वारा इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस किस अधिनियम के तहत ये आया था? ये आया था फ्रेंड्स अधिनियम जो 2005 का था, उसके अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, यही पूछा गया था कि बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब मनाया जाता है। ये 12 से 20 जून तक मनाया जाता है। आजादी का जो अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ पर जो मनाया गया था, 75 स्थानों पर मनाया गया है। और बताया था आपको बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। तब से ये सप्ताह शुरू होता है और इसे शुरू किया गया था अधिनियम 2005 के जो एक्ट था उसके द्वारा। ये 30 से जुड़ी बातें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 13 से 24 जून 2012 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल मरुमध्य में किया जा रहा है? किस में किया जा रहा है फ्रेंड्स? अंडमान सागर और मलक्का जल मरुमध्य में किया जा रहा है। किस किस के बीच क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं, कॉर्पेट का आयोजन। कॉर्पेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कॉर्पेट का मतलब है कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। क्या है? कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। कि दो देश मिलके, इंडिया और दूसरा देश मिलकर क्या करते हैं, जो क्षेत्र है वहाँ की देखभाल करते हैं, वहाँ के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, वहाँ की रक्षा की ध्यान रखते हैं। ये चीज करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है। तो कौन सा कॉर्पेट हो रहा है? 38वां है। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? अंडमान सागर और मलक्का जल मरुमध्य में किया जा रहा है। और किस किस देश के बीच हो रहा है फ्रेंड्स? पहले जो कॉर्पेट हुआ था वो हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और अभी जो हो रहा है वो किस किस के बीच है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। जो 38वां हो रहा है वो किस किस के बीच है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया के बीच हो रहा है फ्रेंड्स। तो यही पूछा था कि कौन कौन से देश के बीच हो रहा है। भारत और दूसरा देश कौन है जिसके साथ 38वीं समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आंसर इज इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको फ्रेंड्स, क्या सबसे पहले तो क्या नियुक्त किया गया है? अवर महासचिव। अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या है? अंडर जनरल सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, अवर महासचिव। किसको नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ये नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। और किसने इनको नियुक्त किया है? इनको नियुक्त करने वाले हैं एंटोनिया गुटरेस। इन्होंने इनको नियुक्ति दी है, नियुक्त किया है। और ये क्या है एंटोनिया गुटरेस? ये है फ्रेंड्स यूएनओ के महासचिव। और इन्हें कहाँ की किया गया है? रबाब फातिमा को इनको बांग्लादेश की यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधित्व दिया। स्थायी प्रतिनिधि है ये। फ्रेंड्स वन मोर थिंग, एंटोनिया गुटरेस जो है वो कहाँ की रहने वाली है? पुर्तगाल की। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनओ के महासचिव कौन है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एंटोनिया गुटरेस क्या है? यूएनओ के महासचिव है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अभी किसे अंडर जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? रबाब फातिमा को। और किस देश का? बांग्लादेश का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा धर्मशाला में। धर्मशाला सुन के ये ना समझे कि जो आप धर्मशाला में रुकते हैं वो। फ्रेंड्स धर्मशाला एक जगह का नाम है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जगह का नाम है। उस वहाँ क्या किया जाएगा? मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं स्वयं पीएम, प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, और इस जो ये सम्मेलन हो रहा है इसका उद्देश्य क्या रहेगा फ्रेंड्स? किस लिए इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य है जो केंद्र नीतियां का सही क्रियान्वयन हो सके, ये इसमें देखा जाएगा। और केंद्र राज्य की साझेदारी बढ़ सके। केंद्र राज्यों की साझेदारी बढ़ सके, इसका यही उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? मुख्य सचिवों का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। और फ्रेंड्स ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, इससे पहले कोई राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ। और कब हो रहा है? 16-17 जून 2022 को हो रहा है। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले हम पढ़ते हैं अग्निपथ योजना है क्या। ओके तो चलते हैं। अग्निपथ योजना क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना बनाई है अग्निपथ। उसको मंजूरी दी गई है। कब मंजूरी दी गई है? 14 जून 2022 को। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। जितने भी युवा चुने जाएंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। अब आ जाते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु की तरफ जो जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे कि अग्निपथ योजना का क्या है, हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? जो अग्निपथ भर्ती योजना है उसके तहत क्या है? युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। कितने साल की अवधि के लिए? 4 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद क्या कर देंगे? जो 75% सैनिक हैं उनको ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगारों के अवसर के लिए सशस्त्र बलों से सावधान
सहायता मिलेगी। मतलब आगे वो और रोजगार उन्हें मिलते रहेंगे, उसके लिए उन्हें सहायता मिलती रहेगी। ये चीज इसमें डिसाइड की गई है। फिर जो 25% बचे हैं उनके साथ क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो केवल 25% जवानों को क्या है 4 साल बाद फिर मौका मिलेगा, और यह तभी संभव होगा जब सेना की भर्तियां निकली होंगी। यस, क्या करेंगे 4 साल बाद उनको फिर से मौका देंगे, बट तभी संभव होगा जब सेना की भर्तियां उस समय निकली होगी। अगर नहीं निकली होगी तो उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। यस फ्रेंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। मतलब कुछ कंपनियां वगैरह भी ऐसी हैं जो इस चीज में रुचि लेती हैं कि जो पहले ऑफिसर रह चुके हैं उन्हें जॉब देने में। ये चीज मेंशन की गई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। कि युवाओं को प्रशिक्षित, सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि युवाओं को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि युवा क्या है वो टेक्निक के सबसे ज्यादा करीब है, उन्हें टेक्निक की ज्यादा नॉलेज है। हम किसी एज्ड पर्सन को लेंगे तो वो टेक्निकल चीज इतना हैंडल नहीं कर पाएगा जितना युवा कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है युवाओं को लिया जा रहा है और उन्हें नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। जो उनकी ट्रेनिंग होगी वो न्यू टेक्निक से होगी। यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। कि नौकरी के बाद क्या है, जो उन्हें छोड़ने के बाद एक पैकेज दिया जाएगा, कितने लाख का, 11.71 लाख का, 71 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा नौकरी के बाद। और इस योजनाओं के तहत कितने अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, 46 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी 3 सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संसाधनों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना में से कैंपस साक्षात्कार शामिल होंगे। मतलब ऑनलाइन पंजीकरण होगा, नामांकन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और जितनी भी जो भी रहेंगी योग्यताएं वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो जैसी पहले थी वो वैसे ही चलती रहेंगी। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। पात्र आयु फिक्स कर दी गई है फ्रेंड्स, कितनी, 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियां कार्यों पर लागू होता है। क्या होगा फ्रेंड्स, जो प्रोसीजर है लगने का, जॉब मिलने का, वो क्या है जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। कि एग्जाम भी होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, वो शर्तें वही सब उन कार्यों पर लागू रहेंगी। फिर क्या है, विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों को शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी। कि जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी उनकी जरूरी रहेगी। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया। जो फ्रेंड्स जब अगर जॉब लग जाती है तो कितने लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है, 48 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। कि उन्हें इस जॉब के तहत कुछ भी हो गया, कोई खतरा है, तो क्या मिलेगा, 48 लाख रुपए का बीमा। और देखते हैं फ्रेंड्स कि कितना वेतन मिलेगा जॉब के, जब हमारी जॉब चल रही होगी ये। तो प्रथम वर्ष जब रहेगा तो वेतन क्या रहेगा, 30,000 रुपए। इन हैंड कितना मिलेगा, 21,000 रुपए। दूसरे वर्ष में 33,000 रुपए रहेगा और इन हैंड मिलेगा 23,100 रुपए। तीसरे वर्ष में 36,000 इन हैंड मिलेगा 25,580 रुपए। चौथे वर्ष में जो वेतन रहेगा फ्रेंड्स वो है 40,000 रुपए और इन हैंड मिलेगा 28,000 रुपए। ये हमारा इस जॉब का वेतन रहेगा। जो भी युवा इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको भी जॉब प्राप्त होगी, उनका वेतन क्या रहेगा, प्रथम वर्ष में 30,000, इन हैंड 21,000, दूसरे में 33,000, 23,000, तीसरे में 36,000, फिर 25,580, चौथे में मिलेगा 40,000, 28,000 इन हैंड। और जब जॉब छूट से छोड़ने के बाद हमने पढ़ा कितना मिलेगा, 11.71 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, सेवा निधि पैकेज कहा गया है जिसे। यस फ्रेंड्स,
तो ये थी अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई कुछ बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अग्निपथ योजना क्या है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, दोबारा एक बार मोटा मोटा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि 4 साल तक सेना युवाओं की भर्ती होगी। जो भी युवा शामिल होंगे, 75% जो सैनिक है उनको ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। 25% जो बचेंगे उनको 4 साल बाद फिर से मौका दिया जाएगा। और जो इसका प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का वो सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन के आधार पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। जो भी चीजें क्लियर, जिसकी सब चीज क्लियर होंगी वही इसमें क्वालिफाई होगा। और आयु बता दी गई है फ्रेंड्स, 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक की जिसकी भी आयु होगी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। अभी हमने पढ़ा ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। अभी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, 3 साल नहीं 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। भर्ती के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी जरूरी है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, 74वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, राहुल श्रीवास्तव। कौन रहे हैं, राहुल श्रीवास्तव। और जो ग्रैंड मास्टर का किताब है फ्रेंड्स, ये किससे गेम से जुड़ा है, ये जुड़ा है चेस से। कौन सी गेम से, चेस। हिंदी में कहें तो शतरंज से जुड़ा हुआ है, शतरंज से संबंधित है। और जो राहुल श्रीवास्तव है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं फ्रेंड्स तेलंगाना के रहने वाले, तेलंगाना के रहने वाले हैं। इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है वो कौन रह चुके हैं, फर्स्ट नंबर पर थे जो फ्रेंड्स वो हैं विश्वनाथ आनंद। कौन है, विश्वनाथ आनंद, जिन्हें फर्स्ट टाइम इसका खिताब मिला था ग्रैंड मास्टर का। और 73 में रह चुके हैं भरत सुब्रमण्यम, ये 73वें रह चुके हैं। फर्स्ट पे विश्वनाथ आनंद है और अभी 74वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन है, राहुल श्रीवास्तव है। ओके फ्रेंड्स, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाल ही में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये है राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1997 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसको अभी क्या है, 25 साल पूरे हो गए हैं 2022 में, पूरे हो चुके हैं 2022 में इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, इसकी स्थापना की जा रही है फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ पर की जा रही है, कोलंबो श्रीलंका में इसकी स्थापना की जा रही है। और जो बिम्स्टेक है फ्रेंड्स, इसका नाम किस पर रखा गया था, इसमें जो जुड़े हुए देश हैं उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 2 और देश आए, नेपाल और भूटान, जिससे क्या है इसका नाम तो जो था वो बिगड़ गया, मतलब
सीरीज में नहीं रहा, इसीलिए क्या है, इसका नाम देश के नाम से चेंज करके टेक्नोलॉजी के नाम पे रख दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये थी इससे जुड़ी हुई बातें। और भारत जो है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ओपन की जा रही है इसके साथ में, इसके लिए भारत साइन कर चुका है, क्योंकि सभी देशों के साइन की जरूरत होती है, इसीलिए क्या है, भारत इस पर साइन ऑलरेडी कर चुका है। और ये स्थापना कहाँ की जा रही है, कोलंबो श्रीलंका में। क्वेश्चन में यही पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो बिम्स्टेक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, ये की जाएगी कोलंबो श्रीलंका में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 13 जून 2022 जारी सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताता है, हथियारों के बारे में जानकारी देता है कि कौन से देश के पास कितने ज्यादा अधिक हथियार है, हथियारों की जानकारी देते हैं ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का काम ही है हथियारों के बारे में जानकारी देना। सिपरी में जो एस है वो किस, उसका मतलब क्या है, स्टॉक होम, और स्टॉक होम कहाँ है, स्वीडन में, इसका मतलब ये है। और परमाणु हथियार के बारे में बताता है, हम सभी देशों के कुल मिलाकर परमाणु हथियार कितने हैं फ्रेंड्स, 12,705। जैसा कि आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर हथियार है वो कहाँ पर है, रशिया में कितने हैं, 5,977, और यूएस में उसके बाद 5,428। आप देख सकते हैं कि दोनों देशों में बाकी देशों से सबसे ज्यादा है, दोनों देशों को मिलाकर क्या है, 11,000 कुछ बनते हैं। तो मतलब जितने टोटल हथियार हैं उसके 90% किसके पास है, रशिया और यूएसए के पास। किसके पास है फ्रेंड्स, रशिया और यूएसए के पास है टोटल हथियार का 90% हथियार। और जो परमाणु हथियार है ये टोटल कितने देशों में है, 9 देशों में है। 9 देशों के हथियारों के बारे में है, कितने हैं टोटल, 12,705। और आप देख सकते हैं कि रशिया और यूएसए के पास, यूएस जो है उसके पास टोटल परमाणु के 90% हथियार है। और इंडिया कौन से नंबर पर है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पर कौन है, हमारा इंडिया है। कितने परमाणु हथियार है इसके पास, 160 परमाणु हथियार हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है, तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, कौन सबसे ज्यादा कमाई करता है हथियार बेचकर, जिसने अभी यूक्रेन को हथियार बेचे, यूएस। सबसे ज्यादा किसने निर्यात किया, यूएसए ने। और सबसे ज्यादा आयात कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, सऊदी अरब, यूएई। सऊदी अरब इसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। और फर्स्ट नंबर पर हमने पूछा, इस रिपोर्ट में पूछा गया कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसने द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है। किसके बारे में फिर बात कर रहा है फ्रेंड्स, क्षेत्रीय परिषद, इंग्लिश में कहें तो जोनल काउंसिल। क्या कहेंगे, जोनल काउंसिल। इसकी कौन सी बैठक है, 25वीं बैठक है। और जोनल काउंसिल जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, डिवाइड किए गए हैं पार्ट, कैसे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, ये 4 जोन में डिवाइड किया गया। बट ये 5 में है फ्रेंड्स, अभी आपको बता देती हूँ 5वां क्या है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जो ये मिड पॉइंट है, इस मध्य है, ये भी क्या है, 5th जोन है। 5th जोन 5 जोन में इसे डिवाइड किया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन कर रहा है अध्यक्षता,
केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जो जोनल काउंसिल है इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है फ्रेंड्स सभी सीएम, मंत्री, सभी नीति आयोग और मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं। ये सभी इसमें शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? जो ये अलग अलग जोन है सबका अलग अलग क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, हर क्षेत्र का, तो हर क्षेत्र का विकास करना इनका उद्देश्य है। और वन मोर थिंग इज फ्रेंड्स, पहले क्या थे? 5 जोन थे और अब 6 हो गए हैं, क्योंकि क्या है 1971 में एक नया जोन सामने आया था। वो कौन सा था? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी एक नया जोन जोड़ा गया था। तो ये भी क्या है, पहले आपसे कोई पूछता तो कितने जोन थे? 5 जोन थे और 1917 के बाद क्या हो गया है? 6 जोन हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें। इसमें पूछा गया है कि जो बैठक होगी 25वीं उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर इज केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। कौन बन गया फ्रेंड्स? पहले तो बात कर रहा है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की। ये क्या है? एक ओमनी कार्ड शुरू किया गया है। क्या है? ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड क्या है फ्रेंड्स? ये एक मोबाइल ऐप भी है, नोएडा की। क्या है? नोएडा की मोबाइल ऐप है। और ये फ्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है। क्या है? फ्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट भी है। और इसका यूज किस लिए किया जा रहा है फ्रेंड्स? प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। ये जो रुपए कार्ड है, ओमनी कार्ड, इसके द्वारा इसका यूज हम किस में कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं हम पेमेंट करने के लिए और नकद राशि निकालने के लिए। नकद राशि निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए यही पूछा गया है कि कौन सा संचालित कार्ड का उपयोग करके हम नकद राशि निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई बैंक। तो फ्रेंड्स ये है ओमनी कार्ड शुरू किया गया है, जो एक रुपी कार्ड है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं या फिर नकद राशि निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओमनी कार्ड लॉन्चेस कैश विड्रॉल फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल एटीएम्स वाई ई वॉलेट। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर डी इज करेक्ट। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आने वाले एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़े रहिए और करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मास्टर के नाम से। यहाँ पर जुड़ने के फायदे हैं फ्रेंड्स कुछ। एक तो क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको टाइमली, और क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।